देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, कोई भी काम आसान नहीं, कोई भी काम आसान नहीं बजूज़ उसके जिसको तू आसान कर दे, और तू तो जब चाहे संगलाख ज़मीनों को भी नर्म व हमवार कर दे। कुछ यही माजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान साहब के साथ हुआ। पहले सेगमेंट में आपको मुझे ही झेलना होगा, हालांकि आज का शो पीटीआई से के रंगों से सजा है। मेरे पास दो मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद में और पेशावर में। इस्लामाबाद में मेरे साथ होंगे फैयाजुल हसन चौहान साहब, शौकत यूसुफजई साहब पेशावर से खुसूसी तौर पर शो में शिरकत कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में मैं अपनी बुकराती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं पिछले 2 दिन से अपने ट्रांसमिशन में भी यही बातें कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने जब आज से बरस कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़र का आगाज़ किया तो उन तमाम लोगों को जो मेरी तरह उनको अपना क्रिकेटिंग हीरो और पता नहीं क्या कुछ समझते थे, बड़ा अफसोस हुआ। हमें लगा कि पता नहीं खान साहब ये क्या अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत कर रहे हैं, और उसके बाद आने वाले वक्त ने ये साबित भी किया। मुझे बड़ा अफसोस होता था जब इमरान खान साहब पर कोई तबर्रा करता था। वो एक आदमी जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मुकाबलों में न जाने कितनी सपोर्ट दी, वर्ल्ड कप लेके आया, पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ कहाँ उसने अपने ज़ात से मुतारिफ करवाया। उस एक हस्ती को लोगों के सामने एम्बैरस होता देख करके मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का, उनकी क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी का बहुत फ़ैन था। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जब बात की जाए तो मुझे बड़ी हैरत होती थी उनको देख के। ये इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं, इससे पहले का मंजर मुझे अभी तक याद है। वो 1987 का वो मंजर था कि जब मैं क्रिकेट देख रहा था अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर और हवा में गुस्से से हाथ पांव चला रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी टीम को हारने से बचाऊं कैसे। उस रोज इमरान खान साहब बड़े एतमाद के साथ ग्राउंड में उतरे और उन्होंने ऐलान किया कि आज का मैच हम जीतेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। एक करवट ली जिंदगी ने। फिर उसके बाद ये मंजर हमने देखा 1992। उस वक्त रावी मुकम्मल तौर पर जवान हो चुका था। इमरान खान साहब वही इन्वर्टेड कॉमर्स में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग दैट, वही मनहूस टी शर्ट पहन करके इमरान खान साहब एक बार फिर ग्राउंड में उतरे। मैं हैरान रह गया और मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या। लेकिन वो खान साहब ही क्या जो किसी की समझ में आ जाए। उसी एतमाद के साथ खान साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के और टॉस भी जीता, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता। ये हैं खान साहब, किसी की समझ में नहीं आते। वो जो उन्हें करना होता है वो कर गुजरते हैं। वो प्यार, वो मोहब्बत जो इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया में मिली, उसका खात्मा वर्ल्ड कप जीतने के कुछ लम्हों के बाद उस वक्त हो गया जब इमरान खान साहब ने अपनी एक मुतनाज़ा तकरीर में अपने साथियों का शुक्रिया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय अपने अस्पताल का जिक्र छेड़ दिया। मुझे आज भी याद है वो तमाम खिलाड़ी, उन तमाम खिलाड़ियों के वो उदास चेहरे जिनके चेहरों पर गम गुस्सा नजर आ रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद इमरान खान साहब उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देंगे, उनका पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि डांटते तो बहरहाल वो सबके सामने थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद टीम में मुमकिन बगावत जो नज़र आ रही थी वो हुई। इमरान खान साहब को क्रिकेट की दुनिया को दाग़े मफारकत कहना पड़ा। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, इमरान खान साहब चैलेंज कबूल करने वाले आदमी थे। इमरान खान साहब की ये आदत आज तक नहीं बदली। परसों रात तक वो तमाम मीडिया एंकराने कराम जो इमरान खान साहब को किसी भी तौर पर स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। बाज ने तो खैर उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी सफ़ाती ज़िंदगी और पता नहीं कुछ शायद उनकी रूहानी ज़िंदगी तक भी चले गए। इमरान खान शायद वो वाहिद आदमी था जिसे वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब हंसी आती है, वो कहते हैं ना, हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, फेले बद खुद करें लानत भेजें शैतान पर। यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा था। वो तमाम एंकराने कराम जो इमरान खान साहब को किसी भी तरह से किसी भी किस्म का स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो अपनी ट्रांसमिशन, अपने प्रोग्राम और बल्कि बाज़ चैनल्स तो अपनी खबरनामे का आगाज़ भी इमरान इस्माइल साहब का वो मशहूर ज़माना गाना जो है कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आईने से कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये वक्त ने कैसी करवट ली है। लेकिन बहरकैफ अल्लाह ने इमरान खान साहब को वो दिन दिखाया कि इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने के लिए जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर मुझ पर धड़का तारी हुआ, मुझे धड़का लगा। मैंने कहा या अल्लाह ये फिर तकरीर करने जा रहे हैं। तकरीर के मामले में ज़रा मामलात इनके आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने हमें हैरान कर दिया। इमरान खान साहब की तकरीर सुन करके ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेट्समैन बैठा बात कर रहा है। इतने जय्यद,
इतने जामे नुकात लेकर के उन्होंने बात की, वेदर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप, पाकिस्तान का इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, हर पहलू को उन्होंने थोड़ा थोड़ा छेड़ा और बड़ी जामे बात करके और उन्होंने अपनी तकरीर को खत्म किया। साथ ही साथ उन्होंने एक हैरानकुन पेशकश अपोजिशन को कर दी। उन्होंने कहा कि जिन जिन हलकों पर आपको धांधली के हवाले से एतराजात हैं वो तमाम हलके मुझे बताएं, वो तमाम हलके में खोल दूंगा। हैरानी होती है। लेकिन साथ ही साथ सर मैं इमरान खान साहब जाती तौर पर आपसे और आपकी पार्टी के तमाम लीडरों से, जिनसे मैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात भी करने वाला हूं, आपको जाती तौर पर तहनीत पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने आपके इन तमाम रहनुमाओं को किसी न किसी हवाले से किसी न किसी प्रोग्राम में बहुत तंग किया है, आप पर बहुत क्रिटिसिज्म किया है। मैं इस बात का अलग ऑन एयर एतराफ कर रहा हूं और मैं आपकी इस तरक्की में, आपके सफर में, आपके लिए दिली ख्वाहिशात के साथ आपको वाशिगाफ अल्फाज में यह भी बता देना चाहता हूं कि आपकी तमाम तर कामयाबियों में मैं आपके साथ हूं, आपका शरीक हूं। लेकिन जहां आप डगमगाए, क्रिटिसिज्म करने का हक मैं अपना बिल्कुल इस्तेमाल करूंगा और भरपूर तौर पर इस्तेमाल करूंगा और आपके वो तमाम कायदीन जो मेरे हत्थे चढ़ेंगे इसी प्रोग्राम में उनसे बुला करके सख्त से सख्त सवाल करने से हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कोई उम्मीद की किरण दिखाई है और मैं इस किरण को अपने तौर पर हाथ से गंवाना नहीं चाहता, हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आपकी सब्र, आपकी जब्त, आपकी बर्दाश्त का शुक्रिया। नाजरीन मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में फैयाजुल हसन साहब इस्लामाबाद से और पेशावर से शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सर पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप से गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने से पहले मैंने अपने तौर पर थोड़ी सी बुकराती की थी। आप इस हवाले से अपनी किसी राय का इजहार करना चाहेंगे? आप अगर तनकीद भी करना चाहें तो खैर मकदम है। मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं सुना, चले मैं अपना क्वेश्चन सुना देता हूं। सर ये जो आप लोगों ने गुल खिलाया है इस आम इंतखाबात में, जिसकी खुशबू सिर्फ आप तक पहुंच रही है या उन लोगों तक जो पीटीआई के से हुब रखने वाले हैं, आपके ख्याल में ये जो बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये महक नहीं जा रही, उनके इलाज के लिए, उनकी दिमागों की दुरुस्तगी के लिए कोई नुस्खा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे शांगला जैसे इलाके से कामयाबी दिलाई, जो बिल्कुल इस वक्त एक ही पार्टी का गढ़ रहा है 35 साल से, और वहाँ वो सर्कल टूटा और आज वहाँ के लोग खुश हैं। दूसरी बात ये कि इस पे शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि पंजाब में और मरकज़ में और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान, सिंध में हमें नुमाइंदगी मिली। तो ये अल्लाह का एहसान है जो हम 22 साल जो खान साहब ने स्ट्रगल की इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस स्ट्रगल में उनके साथ शामिल रहा और 22 साल तकरीबन 96 से लेकर अभी तक उनके साथ रहा। गो कि वो क्या रोल तो अदा नहीं कर सका जो खान साहब एक्सपेक्ट करते रहे मुझसे, लेकिन ये कि वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनका साथ दिया। और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम लोग जो हमें कहते थे कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना खान साहब नवाज शरीफ को हटा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि वो आसाब की जंग, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके आसाब मजबूत हों, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि और कुछ भी नहीं, इमरान खान जो है वो उसके आसाब मजबूत हैं, वो एक सही लीडर है, जो हकीकी लीडर जो मैं कहता हूँ वो है, और पैसों पे लीडर नहीं बनता। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक थोड़ा सा मैं आपसे तवक्कुफ की दरखास्त करूंगा, फिर इस नुस्खे पर भी आएंगे कि लीडर बनते कैसे हैं। मैं फैयाजुल हसन चौहान साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि आज दोनों हजरात मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये शो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। सर ये मुझे बताइएगा फैयाज साहब, मैंने अपने इंट्रो में बहुत कुछ कहा, शौकत यूसुफजई साहब ने उसका रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने एक बात पर तवज्जो नहीं दी
मैंने ये कहा कि मैंने आज से पहले भी बहुत तनकीद की है, आपके पार्टी रहनुमाओं को बुला बुला करके उन्हें अपने प्रोग्राम में अपने सवालों से जिच किया है, तंग किया है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट इन नियर फ्यूचर एज वेल। अगर मुझे लगा कि कहीं किसी मामले में इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश मौजूद है, दुरुस्तगी इस्लाह अहवाल का काम मैं अपने तौर पर अंजाम देता रहूंगा। इस पर तबसरा फरमाइए, लेकिन इससे पहले यह बताइए कि इलेक्शन में नाकामी के हवाले से सिंध के साबिक सूबाई वजीर इत्तलात की सेहत खराब हो गई है और वो बेचारे अस्पताल में दाखिल हैं। क्या कहेंगे सर, ऐसा इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम और पिंडी की आवाम और मेरे PP 17 की आवाम का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, इमरान खान के ऊपर और फैयाज़ुल हसन चौहान के ऊपर। दूसरी चीज़, आज मौलवी फजल रहमान साहब ने जनाब वो सारे जनाब चोर लुटेरे और नौसरबाज इकट्ठे करके जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। मुझे याद आ गया वो एक गाँव के अंदर जो है ना शादी पे एक मरासी को नहीं बुलाया गया, उसने एंड टाइम पे देखें पकड़ी थी, नीचे से 2 ईंटें उठा के ले गया, कहता ये इट्टा मेरिया ने जनाब मन वापस करो जनाब। तो ये मौलवी फजल रहमान साहब का जो ये रवैया है, ये अक्ल और समझ से बाहर है। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैं नहीं समझता। मैंने अपनी 38 साल की सियासी ज़िंदगी में कई इलेक्शन देखे, 85 से लेके अब तक के इलेक्शन एज अ एक्टिविस्ट जो है ना वो मैंने लड़ाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, उसमें बेचारे मौलाना फजल रहमान साहब के हिस्से में 1 सीट भी नहीं आई, 2 सीटें हार गए। फिर बाकी भी जितने ये हारे हुए जना चले हुए कारतूस थे, अब ये इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो ये मरासी से मिलती जुलती मिसाल है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जनाब बीइंग अ एंकर पर्सन और बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपकी ये ड्यूटी होगी कि आप हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे हमारे गलत कामों पे और हमें अप्रिशिएट करेंगे हमारे अच्छे कामों पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इंशाल्लाह हम कम से कम नून लीग के लोगों की तरह आपके साथ उलझेंगे नहीं, आपका बाइकआउट नहीं करेंगे। अगर हम गलत काम करेंगे आप हमें क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, हम ठीक काम करेंगे हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। और हम कोई विरासत के अंदर लेके नहीं आ रहे नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और फरियार वली और महमूद खान अचकजई की पार्टियों की तरह कोई ख़ानदानी विरासत नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, आवाम अगली दफ़ा हमें फिर जना मुंतखब कर ले, नहीं करेंगे हमें डस्टबिन में फेंकें अगले इलेक्शन में, अगर हम अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे। यही जमहूरियत का हुस्न है। हमें इमरान खान ने और PTI ने, फैयाज चौहान, शौकत यूसुफजई और ये करोड़ों और लाखों जो हमारे कारकुन हैं, उनको यही सोच और यही विजन दिया है। हम 5 साल डिलीवर नहीं करते, पूरा राइट हासिल है पाकिस्तान की आवाम को कि अगली दफा हमें रिजेक्ट कर दें। गॉट योर पॉइंट। शौकत साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जमायमा खान बल्कि जमायमा खातून का एक मैसेज मेरे सामने फरमा रही है कि इमरान को याद रखना होगा कि वो सियासत में क्यों आए। मुबारकबाद देने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को एक वेकअप कॉल दी, एक रिमाइंडर दिया है। आपके ख्याल में अब ये इमरान खान साहब पर दोहरी तेहरी जिम्मेदारी नहीं आ गई है? क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तो आपके गिर्द खुशामदियों का एक जत्था, एक टोला होता है। अगर आप अपनी हरीफ सियासी जमातों को देखें, उनके कायदीन को देखें, तो वो भी बेसिकली बाहर से नहीं मारे गए, वो भी अंदर से ही डसे गए। आपके ख्याल में ये वक्त इमरान खान के लिए कितना कड़ा है और इस इम्तिहान से वो क्यों कर नबरदाजमा हो पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में दूसरे लीडरों में और इमरान खान में एक फ़र्क है कि इमरान खान जो है वो अपने मकसद से कभी नहीं हटता है। वो रास्ते बदल देता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिसको लोग यू टर्न कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो यू टर्न नहीं होता है। मकसद के लिए पहुंचने के लिए वो रास्ते ज़रूर चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कोई अपने मकसद से हटा सकता है। आज तक ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं है, ना वो किसी की बात इस तरह मानेगा। वो ज़रूर अपने मकसद तक पहुँचेगा और उसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान को बनाए, एक नया पाकिस्तान बनाए जिसमें लोगों को इंसाफ मिले, मेरिट हो, ये सारी चीज़ें, रोज़गार हो, मुल्क तरक्की करे, ये PIA में खसारा में ना जाए, स्टील मिल खसारे में ना जाए। ये सारी चीज़ें वो है जो हम देख देख के थक चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मौका है इमरान खान के लिए और उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो सकता है अगर वो सही टीम के साथ खेलें। और वो उनको बनाना आता है, टीम बनाना आता है। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता एक बेहतरीन टीम बनाकर, और मैं समझता हूँ कि जो उनके पास मौजूदा लाट है उसमें वो सिलेक्शन करके सूबों के अंदर, मरकज़ के अंदर हकीकी लोगों को लेकर सामने आए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनका गोल पूरा होगा। जो दूसरी आपने जो पहली बात की, सॉरी मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन जब आप चौहान साहब से पूछ रहे थे तो मैं समझा आपके क्वेश्चन को। देखिए, आप ज़रूर तनकीद करें,
यही अच्छी मीडिया का रोल है। और आप अगर तनकीद मस्बत करेंगे तो शायद हमें अपनी गलतियां इलेक्शन से पहले सुधारने में आसानी होगी। ये अच्छी बात है। वो लोग डरते हैं जो करप्ट होते हैं, करप्शन करते हैं या नालायक होते हैं, वो लोग तनकीद से डरते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मीडिया तनकीद करता है तो इंसान अपने आप को ज़रूर, और ये मैं एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि हमें 5 साल बाद गौर करने के इससे पहले बेहतर है कि हम अपने हर 3 महीने बाद अपनी असेसमेंट करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने कितना अचीव किया अपना मकसद, तो तब जाके हम लोगों के तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अगर हम ब्लाइंडली चलते रहे और हम कहते हैं कि जी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह आपने कहा कि हर बंदा कहेगा कि जी इमरान खान आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा सर, फैयाज साहब सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में जहां बहुत सारे दिल जीत लिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया, वहीं कुछ लोगों को अब धड़का भी लगाए। उन्होंने कहा कि एहतसाब सबसे पहले मुझसे शुरू होगा और फिर मेरे वुज़रा का एहतसाब होगा। किसी दिलजले ने पता नहीं क्यों अपने दिल की भड़ास निकाली, उसने आपको यानी मुमकिना सूबाई वजीर इत्तलात आइंदा का उसने नामजद करवाने की कोशिश की अभी मेरे कान में। तो पहले तो ये बताइएगा कि इस अफवाह में कितनी सदाकत है, और दूसरी बात कि अगर यही मामलात रहे कि इमरान खान साहब पहले अपने वुज़रा के एहतसाब पर कमर बस्ता हो गए, तो फिर वजीर आपके ख्याल में दीवार कूद कूद के भागेंगे नहीं? वो कहाँ मिलेंगे मिनिस्टर एनक्लेव में? देखो, बात यह है कि अगर तो पार्टी ने पंजाब के अंदर जिम्मेदारी लगाई एज अ वज़ीर इत्तलात या एज अ तर्जमान, तो इंशाल्लाह हम पहले भी, मैं 7 साल से मर्कज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बड़ी क्रूशल है, 50-50 पे ऊपर नंबर गेम है और बड़ी मजबूत अपोजिशन है। मतलब इतनी आसान हुकूमत नहीं है पंजाब के अंदर, और वो भी मुकाबले में नून लीग है। वो नून लीग है, वो नकम्मी लीग है, वो लीग है कि जिसने इस पाकिस्तान को मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर ख़त्म नबूवत के इशू से लेके, नामूस रसालत के इशू से लेके, मोदी से यारी और दिलदारी और शौकतदारी से लेके, हर अंदाज से कुलभूषण सिंह यादव से प्यार और मोहब्बत से लेके हर अंदाज से डैमेज करने की कोशिश की है और उसके ऊपर ढिठाई दिखाई है। तो इसका मुकाबला करने के लिए अगर पार्टी मेरी कोई जिम्मेदारी कोई जनाब मीडिया के हवाले से या वज़ीर इत्तलात के हवाले से लगाई, हम तो तैयार है जी। हमने तो पार्टी की खिदमत करनी है नए पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर वजीरों से ही एहतसाब शुरू होगा, तो भाईजान सबसे पहले आप पंजाब के वजीरों से एहतसाब शुरू कर दीजिएगा, MPA से शुरू करें। मैं हाजिर हूँ भाईजान, मेरा 10 मरले का घर हाजिर है, मेरी अवामी ज़िंदगी हासिल है, मैं आपके प्रोग्राम में इंकशाफ कर दूँ। अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके इलेक्शन लड़ा हूँ, एक टेडी पैसा मेरी जेब से नहीं लगा, 1 4 आने मेरी जेब से नहीं लगे। कहाँ से आए पैसे? ठीक है जी, किसने दिए थे ये पैसे? कहां से आए थे ये पैसे? आवाम ने इलेक्शन लड़ाया है जी। क्या पूछे आप? मैं कह रहा हूं किसने दिए थे ये पैसे, कहां से आए थे ये पैसे, कौन ऐसा आपको सखी मिल गया? आवाम ने। आप हैरान होंगे, रावलपिंडी PP 17 की आवाम ने, जिनकी मैंने पहली MPA शिप के अंदर खिदमत की थी, 600-700 बच्चा भर्ती कराया, करोड़ों के तरक्याती काम करवाए, 50 लाख रुपए अपने घर वालों से लेके मैंने मुआवजे मिल्लत की एक NGO बना के फ्री मेडिकल सेंटर बनाए थे पहले अपने दौर में 2002 से 2007 तक। वो लोग जो मुस्तफीद हुए थे और जो मेरा उन्होंने पिछले 7 साल से मीडिया के अंदर भी किरदार देखा, लोगों ने अपनी जेब से लाखों रुपए लगा के, लोगों ने मेरी कॉर्नर मीटिंग्स, मेरे जलसे, मेरे जुलूस, मेरी हर चीज 1 4 आने मेरी जेब से नहीं लगा। और अल्लाह पाक के करम में मैं इलेक्शन जीत गया और 11-12 हजार की लीड से जीता हूं। राइट। और अच्छा शौकत साहब ये बताइए, भर्ती पे मुझे याद आया, 2 दफा फैयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने भर्ती कराई, तो सर भर्ती ही ने तो मुल्क का यहाँ तक हाल पहुंचा है ना। जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने भी इदारों में अपने लोग भर्ती, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं सर, लेकिन आप ये नहीं कह रहे, लेकिन मैं भी तो मीडिया में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ करने देना, वरना सादा प्रोग्राम निकल गया तो फिर आरफीन का प्रोग्राम कहाँ रहा? जी शौकत साहब ना, मेरिट के ऊपर हमने जो बच्चों को ग्रेड 1 सर फैयाज साहब अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं शौकत यूसुफजई साहब से जरा दिल पिशौरी करना चाह रहा हूं। जी शौकत साहब। पूछे शौकत साहब। जी आप क्या कह रहे हैं? सर पहले तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं भाई वहां की आवाज को नहीं खोल रहे यार, वो बेचारे इतनी देर से टेंशन में।
अच्छा सर, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, 1 मिनट रह गया है, अगर आप जवाब अभी देना चाहें तो फबीहा, अदरवाइज मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। ब्रेक से वापस आके आपसे पूछूंगा कि ये भर्तियों का जिक्र किया फयाजुल हसन चौहान साहब ने कि जो अपने इलाके के 500-600 लोगों का ये तस्करा फरमा रहे थे कि उनको उन्होंने नौकरियां दिलाई। इस मुल्क का ये हाल भर्तियों ने ही तो किया है। पीपल्स पार्टी आई तो उसने भर्तियां कराई, नून लीग आई तो उसने भर्तियां कराई। थोड़ी देर पहले आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी तस्करा फरमाया। मेरा ख्याल है कि जवाब तवील होगा। यहां एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने दीजिए, ब्रेक से वापस आऊंगा तो इसी सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। शौकत साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बहुत लंबा सा सवाल दागा था, अगर आपको याद है तो सर जवाब इनायत फरमा दीजिए। रियासत में सबका हक है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि नौकरी वो चीज़ है जो मेरिट पर आनी चाहिए, जितनी आपको जरूरत है मेरिट पर होनी चाहिए। और ये जो आज चाहिए और स्टील मिल का हाल है, मेरे ख्याल से इससे जरूरत से ज्यादा लोगों को खपाया गया है। और आप देखिए नवाज शरीफ साहब की जो कभी उसके हकारे में उसको कभी नाम नहीं आया होगा, बल्कि उनमें इजाफा हुआ है। हमारी बदकिस्मत स्टील मिलें जो हर वक्त 20 अरब और 30 अरब के नीचे दबी होती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि नौकरियाँ मिलनी चाहिए लेकिन मेरिट पे, चाहे वो क्लास 4 हो, क्लास 4 से लेके ऊपर तक। ये जो कहा जाता है कि जी ये क्लास 4 जो MBA के हाथ में होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरिट पे होनी चाहिए, ये हक हासिल होना चाहिए इदारों को। इदारे मजबूत होते हैं तो फिर रियासत जो है वो एक अच्छी रियासत के तौर पे जानी जाती है, गुड गवर्नेंस के तौर पे। लेकिन जब रियासत कमज़ोर हो, शख्सियात मजबूत हों जो पिछली हुकूमतों में रहे, फिर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये कहूं कि जी मेरी हुकूमत है और मैं PTI से हूं और मैं सिर्फ PTI के लोगों को नौकरियां दूं, तो जो दूसरे लोग हैं क्या उनका हक खत्म हो गया पाकिस्तान के ऊपर? जाहिर है जो कुछ माजी में हमने देखा भी है। अच्छा फयाज साहब, सर आप बड़े जब्त करके बैठे हुए, ये मुझे बताइए, एक बड़ा आप ही के लायक सवाल मेरा ख्याल है मेरे जहन में आया। नईम उल हक साहब फरमाते हैं पंजाब में PTI की हुकूमत होगी और वहां हमजा शहबाज का कहना है कि हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। ये एक सूबे में 2 पार्टियां हुकूमत कैसे बनाएंगी, या ये भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब की बात हो रही है? अच्छा, पहले तो अभी बिलावल जरदारी साहब ने एक भड़क मारी है ना कि मैं अब आपको जनाब अपोजिशन करके दिखाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, तो मुझे उस पर हंसी आ रही थी और मुझे वो याद आ रहा था। आपने देखा है ना, वो मदारी के पास जो है ना एक रीछ होता है जो जिसकी नकेल जो है वो मदारी के हाथ में होती है। एक बंदर भी होता है जिसकी जनाब नकेल जो है ना वो मदारी के पास होती है, और वो फिर दोनों रीछ और बंदर मदारी की नकेल के ऊपर नाच रहे होते हैं। ये बेचारा बिलावल की जो नकेल है वो जरदारी के पास है ना। ये पहले आप पिछले 4 साल बड़के मारते रहे हैं इमरान खान साहब को जनाब चैलेंज दे के, हम आपको बताएंगे धरने क्या होते हैं, हम आपको बताएंगे अपोजिशन क्या होती है, हम आपको बताएंगे नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना क्या होता है। एंड जो डेट देते थे उससे पहले जरदारी साहब नकेल खींचते थे, ये वो बिल्कुल सादा रीछ और बंदर की तरह ना बैठ जाते थे। तो मैं कहूँगा क्या पिद्दी का शोरबा, क्या इन्होंने जाके पार्लियामेंट के अंदर जनाब पता नहीं पार्लियामेंट में ठोंके मारने होंगे तो वो अलग चीज़ है, बाकी उसके अलावा कोई अपोजिशन इनके बस की बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने सवाल पूछा पंजाब हुकूमत के हवाले से, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारा और नून लीग का डिफरेंस जो है वो 4 सीटों का है। लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि काफ लीग की जो 7 सीटें हैं वो भी PTI के ही टिकट से जो है वो सारे बने हैं। आप उसको ऐड करें तो 3 सीटें हमारी ऊपर हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी आज़ाद हैं 28 के करीब, जिनमें से 17 से 18 जो है वो PTI में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। तो जनाबे वाला बड़े क्लियर सी चीज़ है, हमारी हुकूमत बन रही है। ये हजम नहीं हो रहा हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। उन्हें पता है कि इसके बाद कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है वाला माहौल बनना है। जो 10 साल इन्होंने खरबों रुपए खरबों डॉलर लूटे हैं ना तरक्याती कामों, ये रेत बजरी सीमेंट सरिया, ये जो 4 चीज़ों के सर पे इन्होंने पूरे पंजाब को लूटा है,
खरबों खरबों रुपए जब उनका हिसाब किताब का ये सोचते हैं ना कि ये हिसाब किताब कोई नई हुकूमत आके करेगी, तो इनको रात को हुक उठती है ना, इनको रात को सोते हुए इमरान खान याद आता है। राइट। दोनों बाप अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, तो सर ये मुझे बताइएगा, एक खबर है कि हमारी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में इमरान खान साहब उलझ गए। अब बेतुकी सी बात है, जाहिर है कि अब इमरान खान साहब की मसरूफियात इसी नौयत की होंगी, लेकिन मैं आपसे फिर भी रस्मी तौर पर यह पूछना चाह रहा हूँ, वजीर आला KPK कौन होगा? कोई नया चेहरा या वही पुरानी तावल पे इक्तिफा किया जाएगा? कम से कम मैं तो नहीं हूँ, लेकिन देखिए हर कोई ट्राई मार रहा है। इस वक्त असद कैसर साहब, शाह फरमान खान, आतिफ खान, परवेज खटक साहब, ये सारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुझे भी बुलाया गया कि आप भी आ जाएं, तो मैंने कहा मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ तो मैं किस लिए आऊँ। बहरहाल इमरान खान जिसको कहेंगे इंशाल्लाह हुकूमत वही बनाएगा। इस वक्त तो देखे ना ट्राई हो रही है, आतिफ अपनी जगह पे लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, और ये हर किसी का हक है, लेकिन फैसला इमरान खान नहीं करेंगे। तो आप अपने हक से पहले ही से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं सर? आसान नहीं हो सकता है आपका तुक्का लग जाए। मेरी लॉबिंग नहीं है, मैं बगैर लॉबिंग के चल रहा हूँ। और ये आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया सर, ये तो कि ये जो लोग हैं इनकी लॉबिंग है वहां पे, इसका मतलब है मतलब इनके कोई ना कोई हानि तो होगा ना उधर मरकज में। मेरा तो कोई नहीं है ना, मेरा तो एक खुदा है, मैं हूँ, और शायद इमरान खान की मेहरबानी है कि मुझे टिकट दे देते हैं और मैं अपनी मेहनत करता हूँ। अच्छा जो कुछ मिल जाए उतना बहुत है, ज्यादा की हवस नहीं है, मतलब ये कनात पसंद सियासतदान है आप? नहीं, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा इतना आसान सूबा नहीं है। बहुत मुश्किलात है यहाँ पे, दहशत गर्दी, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू रहा है माजी में भी, और फिर आजकल जो इलेक्शन के दौरान जो कुछ धमाके हुए, बड़ी कीमती जाने गई, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपीरियंस लोगों को आना चाहिए। जाहिर है, दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, सर ये बताइएगा, ये पूरे पाकिस्तान में तो जो कुछ किया PTI ने वो किया, लेकिन MQM वालों की भी हाय आप लोगों को खूब लगेगी, आपने इनके साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। यानी ऐसे ऐसे इलाकों में कि जहां उर्दू बोलने वाले डोमिनेट करते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां अगले 500 साल में कोई PTI वाला जीत नहीं सकता था, दैट इज फॉर श्योर। मैंने ट्रांसमिशन से एक दिन पहले ये बात अपने किसी दोस्तों में डिस्कस हो रही थी, तो ये बात हमारे जहन में थी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वहां से भी PTI का बंदा जो है वो मैदान मार ले गया, और बाकायदा अब तो आहो फुगा से कराची जो है वो गूंज रहा है। MQM वाले एक दूसरे के कंधों पे सर रख रख के रो रहे हैं, बल्कि तो कंधे भी कम पड़ रहे हैं। यार नूरुल आफीन भाई, मेरा ख्याल है कि फरदौस आशिक नकवी साहब जो है वो फारसी बोलते हैं, और खुरम शेर जमान पश्तो बोलता है ना, और आपके जनाब इमरान इस्माइल साहब जो है ना वो अरबी बोलते हैं, और आपके जनाब अली जैदी साहब जो है ना वो जर्मनी ज़बान बोलते हैं, और भाई वो भी सारे उर्दू ही बोलते हैं ना, सारे उर्दू स्पीकिंग है। ये ढकोसला था पिछले 40 साल से कि उर्दू स्पीकिंग वालों के ये मामे चाचे बने हुए थे, और उन्हीं को मारने लगे हुए थे, उन्हीं की लाशें गिराते थे, उन्हीं से भुत्ते लेते थे, उन्हीं से बोरीबंद लाशें देते थे, उन्हीं से डकैतियां करते थे, उन्हीं को नौज बिल्ला माज़अल्लाह किसी को कन टूटा, किसी को हाथ चुटा, किसी को लंबा, किसी को लंगड़ा, हाथ में मौजर, टीटी, क्लाशनकोफ, और जनाब ये चीजें पकड़ा देते थे। सर बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है। फैयाज साहब ये मुझे बताइए, मेरे सामने नजीब हारून साहब का एक स्टेटमेंट मौजूद है, फरमाते हैं कराची को कौमी धारे में लाया जाएगा, 30 बरस से मुसीबतों का अजाला किया जाएगा। आपको अंदाजा है सर कि कराची में आपने जो एंट्री मारी है और आपने जो निवाला छीना है MQM से, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस कितनी है, किस तरह से ओवरकम करेंगे? वन लाइनर। देखो सिंपल सी बात है, दयानतदारी इखलास के साथ और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ कराची की आवाम को, कराची के आवाम की जो बनता है ना उनका स्टेटस, पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ी लिखी आवाम है, पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम को पढ़ा लिखा और बाशऊर किस्म का स्टेटस मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एहतराम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए। वो सारा कुछ इंशाल्लाह इमरान खान और PTI देगी। लेट्स होप फॉर इट। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जितनी दोनों मेहमानों ने कही हैं, जितने वादे इमरान खान साहब ने पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची वालों से किए हैं, अल्लाह ताला करे कि परवरदिगार आलम अल्लाह ताला इमरान खान साहब को इतनी हिम्मत दे कि वो तमाम के तमाम दावे, वो तमाम के तमाम वादे हकीकत का रूप धार सकें। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।